Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy. Now we are going to start our last chapter of first year chemistry book, which is Introduction to Chemical Kinetics. And this is our lecture number 1. Okay, in this lecture we will discuss basically what is kinetics and how we can deal with this term in our different reactions and how should we calculate rate of reaction and weight constants of any particular reaction. So let's move forward. ओके सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के रिएक्शंस फास्ट होते हैं, किस टाइप के रिएक्शन स्लो होते हैं, किस टाइप के रिएक्शन मॉडरेट होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इस चैप्टर में रेट है. ठीक है, रेट क्या होता है? रेट स्पीड को कहा जाता है. ठीक है, मतलब कि आपका रिएक्शन कितनी तेज़ हो रहा है, यानी प्रोडक्ट कितनी जल्दी मिल रहे हैं आपको बन के. इसी तरह रेट स्लो है तो यानी प्रोडक्ट हल्के बन रहे हैं, मतलब आहिस्ता मिल रहे हैं. इसी तरह अगर हम इसको डिफरेंट रिएक्शंस की एग्जांपल्स में कंसिडर करें तो जैसे जंग लगना होता है, ठीक है, कोरोजन आ जाना, रस्टिंग हो जाए आयरन की, तो ये रिएक्शंस आपके पास स्लो रिएक्शंस है. कैसे? लेट सपोज आपके घर की विंडो है, ठीक है, उसका जो भी मटेरियल है एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम मटेरियल, उसके ऊपर भी जंग लगती है. ठीक है, उसके ऊपर जो जंग लगती है उसका कलर थोड़ा ग्रीनिश टाइप होता है. ठीक है, अब जंग क्यों लगता है, कोरोजन क्यों होती है? क्योंकि वो एयर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक फर्दर रिएक्शन हो जाता है और ऊपर एक अपर सरफेस पे एक कोरोजन या रस्टिंग टाइप कुछ आ जाता है. ठीक है, मटेरियल लग जाता है. अब ये आपके पास स्लो रिएक्शन है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज विंडो खरीदी, लगाई घर पे, ठीक है, विंडो वाले से बनवा ली, लगवा ली, उसके 1 घंटे बाद ही कोरोजन नज़र आ गई. ऐसा नहीं होता. कोरोजन आपके पास स्लो रिएक्शन है, ये महीनों के बाद, कभी कभी तो सालों के बाद आएगा. अगर आप इसकी रोज सफाई ना करें तो सालों के बाद इसके ऊपर कोरोजन आ जाती है. तो ये आपके पास स्लो रिएक्शन होता है. फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल क्या होती है? आप एक एसिड लें और एक बेस लें, उन दोनों को मिला दें, फास्ट रिएक्शन वो होगा. ठीक है, मुश्किल से कुछ सेकंड्स लेके, यानी 1 सेकंड से अंदर ही वो एक दूसरे से ऐसे रिएक्ट होंगे कि आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, एसिड और बेस एक दूसरे से मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा. ठीक है, हीट रिलीज करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लेगा. ठीक है, बहुत ही कम सेकंड में वो खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा. तो ये आपके पास फास्ट रिएक्शन हो गए. ठीक है, अब मॉडरेट रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? जो नॉर्मल, मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शंस आपके पास जो ऐसे रिएक्शंस जो कम से कम 1 घंटा 2-3 घंटे या 3-4 घंटे ऐसे टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, वो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ जाता है काइनेटिक. इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मूविंग. ये एक ग्रीक वर्ड है काइनेटिक. ठीक है, और इसका मतलब है मूविंग. काइनेटिक मीन्स मूव करना. केमिस्ट्री में काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा कि, अच्छा, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक, तो इसका मतलब जो केमिकल है आपके पास, केमिकल मीन्स जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स को कितनी स्पीड में मूव करवाना होगा उसके बारे में डील करना, पढ़ना, काइनेटिक्स कहलाता है. ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री की, जिसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हो. और वो जो रेट है, यानी ये ब्रांच डील करती है किन किन फैक्टर्स पे. सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्टडी किस पे हो सकती है हमें? सबसे पहले रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी उसमें किस चीज़ की हम करते हैं? रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड क्या है उसके बारे में पढ़ना. नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट. ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना और ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना कि जिनकी वजह से रेट में कोई चेंजिंग आ सकते हैं, आ सकती हो, और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं और किन किन फैक्टर से क्या क्या चेंजेस आ सकती है उसके बारे में पढ़ना भी केमिकल काइनेटिक्स में आता है. और द मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी उसके अलावा उस मैकेनिज्म, यानी जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ना भी आपके पास
इस ब्रांच में आता है। ठीक है, लास्ट, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें। ठीक है, किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी लेबॉर्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसका प्रोडक्ट जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी आपके रिएक्टेंट सारे के सारे कंज्यूम हो जाए और आपका प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? अब रेट या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है। रेट यानी स्पीड, वेलोसिटी भी रिएक्शन की स्पीड, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ये है आपके पास रिएक्शन प्रोफाइल है। ठीक है, रिएक्शन प्रोफाइल आपके पास ये रिप्रेजेंट करना चाह रही है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन वेरी करती हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती हैं। इनिशियली क्या हो रहा होता है? रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी आपकी जो रिएक्टेंट है वो डिसअपेयर हो रहे हैं, उनका रेट बहुत तेज होता है, मतलब बहुत जल्दी से आपके रिएक्टेंट कम होना शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ इनिशियली आपके पास क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, ये आप ग्राफ से देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। मोलर कंसंट्रेशन यानी उसके पर मोल्स पे क्या कंसंट्रेशन होगी, 2 मोलर कंसंट्रेशन 3 मोल है, यानी मोलर कंसंट्रेशन पे ये आप डिफाइन कर सकते हैं इसको कि कितनी नंबर ऑफ मोल्स होंगे पर कंसंट्रेशन, यानी अगर 10 मोल्स है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा पर डीएम क्यूब, 3 मोल्स है तो कम कंसंट्रेटेड होगा। तो ये मोलर कंसंट्रेशन में आ जाती है। बाकी आप इसको मोलैरिटी से भी कंपेयर करा सकते हैं। बहरहाल इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ नहीं देख रहे, हमारा जो मेन टॉपिक है हम इस पर फोकस करते हैं। रिएक्टेंट आपके पास डिक्रीज होना शुरू होते जाएंगे और प्रोडक्ट आपके पास बनते शुरू होने जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपके पास यही प्रोसेस आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा, यानी जो आपके रिएक्टेंट हैं वो स्लोली डिक्रीज होना शुरू होंगे। ठीक है, पहले ग्राफ बहुत कर्व था, यानी बहुत ज़्यादा ही कर्व था, फिर एकदम आके थोड़ा कर्व कम हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरफ जाने लग गया। इसी तरह प्रोडक्ट भी आपके वो पहले बहुत जल्दी बन रहे थे, फिर एक वक्त आया कि प्रोडक्ट आहिस्ता, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है और प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, यानी टाइम उतना ही लगा लेकिन प्रोडक्ट कम बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ शो कर रहा है इसमें। ओके, अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है, किसकी है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका ये मतलब है, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, या फिर रेट की डेफिनेशन इसको बोल सकते हैं, जो आपकी बुक में भी है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ठीक है, वहाँ पे भी दो बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे भी दो ही बातें बोली जा रही हैं। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं वो बात समझा देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट कंज्यूम। ठीक है, पहली बात कैसे डिफाइन हो सकती है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम्ड हो गई रिएक्शन में, वो डिवाइडेड बाय टाइम, उससे रेट आ सकता है। दूसरी बात कि आपका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बन गया, वो डिवाइड बाय टाइम। ऐसे दो तरीकों से रेट कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, और यही डेफिनेशन सेम यही बात कह रही है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला भी देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसके अलावा इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना। हमने पीछे ग्राफ में देखा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, इसी तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना पर टाइम। तो इससे भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली क्या है, dx अपॉन dt। रेट को आप dx बाई dt से डिनोट करते हैं। ठीक है,
रेट ऑफ अ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। वही बात आ गई यहाँ पे, अगर हम प्रोडक्ट के बारे में डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पर यूनिट टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन आपके पास सिंपली प्लस डी एक्स अपॉन डी टी में होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब पॉजिटिव में है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो वहाँ कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर हम देखें द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, यानी कितना टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन को कम करने में। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन प्लस डी एक्स अपॉन डी टी है, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में, यानी आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है। कंजप्शंस में नेगेटिव आता है और जब प्रोडक्शन होती है तो उसमें पॉजिटिव साइन लगता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, इसका यूनिट आपके पास सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला इसका है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन को चेंज करना है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी या जो रेट कैलकुलेट करते हैं उसको आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर गिवन मोमेंट, यानी ये वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, यानी आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे रेट कैलकुलेट किया है केमिकल रिएक्शन का, तो वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, if there is a small change in the concentration which is represented as dx in a very short interval of time dt, then velocity of reaction is given by the expression। अब velocity का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, सॉरी, तो इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को हम डिस्टेंस से वेरी कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस से कंपेयर करा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज आना ना कंसंट्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt से लिख सकते हैं। दिस द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट। अब वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो स्लोप होता है किसका, टेंजेंट ऑफ द कर्व, यानी जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन का चार्ट बनेगा उस पे जो कर्व बन रहा होगा, अब उसके कर्व के रिस्पेक्टिव हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अब वो कैसे आता है, अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारी बुक की फिगर नंबर 8.2 है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना है एट कितने सेकंड्स पे, 40 सेकंड्स पे। ठीक है, आपकी पेज नंबर 228 पे है, टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड्स। तो 40 सेकंड का मतलब ये है कि आपने 40 सेकंड पे एक लाइन बनानी है और उस कर्व को ज्वाइन कर देना है, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। अब इस टेंजेंट पॉइंट को आपने एक टेंजेंट से लाइन बना देनी है। ठीक है, लाइन बनाने के बाद आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज इन्होंने यहाँ पे एक ये पॉइंट सेलेक्ट करा है इस लाइन पे। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा पॉइंट ये पॉइंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं इसको फिर से दिखा देता हूं कैसे बनेगा ये पॉइंट। ये सिंपली यहाँ पे जो आपके पास ये जो लाइन जा रही थी, ये वाली टेंजेंट लाइन, इसको हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है। वो कैसे किया, सिंपली यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि 40 से मैच कर रहा था। ठीक है, इस 40 से मैच कर रहा है।
इसी तरह हमने एक ये पॉइंट लिया है जो जाके 80 से मैच कर रहा है। अब यही पॉइंट नीचे जाके कितने से मैच करेगा, 68 के करीब जाके मैच करेगा। और यही वाला पॉइंट आपका यहाँ से किस पे मैच करेगा, 20 पे जाके मैच करेगा। तो सिंपली हम y में से y माइनस करते हैं और x में से x माइनस करते हैं, क्योंकि स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 80 है, ये y एक्सिस है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और ये x एक्सिस है। ठीक है, हमने कैलकुलेट ये करना था कि 40 सेकंड्स पे हाइड्रोजन गैस कितनी हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास y2 आपके पास ये रहा, इसी तरह आपके पास x2 यहाँ पे लाई कर रहा है 78 से थोड़ा पहले। अब मैं थोड़ा इसका हाइलाइटर चेंज करता हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा y1 से। ये हमारा y1 होगा और ये हमारा x1 होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमारा जो y1 है वो हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे 80 माइनस 40 से। ठीक है, 80 यानी y2 माइनस y1, 80 माइनस 40, 40 cc हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसी तरह x यानी टाइम कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1, 68 यानी x2, 20 सेकेंड यानी s1। ठीक है, टाइम 1। तो आपके पास जो ये कहते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 से 48 सेकेंड आ गया। तो सिंपली आप 40 डिवाइडेड बाय 48 कर देंगे, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा या इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा एट 40 सेकेंड्स फॉर द हाइड्रोजन इवोल्यूशन गैस। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन का, यानी कितनी इवेल्युएट होगी, कितनी गैस इवॉल्व होगी, उसका टाइम, यानी ये 0.83 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक दूसरी फेडरल बोर्ड की एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल्फेथलीन ऑन वाई एक्सिस, फॉलोइंग कर्व विल बी ऑब्टेन। आपके पास एक ये कर्व आ गया, अब आपने इस कर्व का इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है आपको, वाई एक्सिस पे आपके पास कंसंट्रेशन है फिनोल्फेथलीन की। ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, 3 एक्सपोनेंट माइनस 3, 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 एंड 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, अब ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व थ्रू द पॉइंट एट विच टाइम 0। यानी आपने कर्व बनाना है, टेंजेंट बनाना है, यानी आपका जो टेंजेंट पॉइंट है वो कब है, जब टाइम 0। टाइम 0 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा टाइम। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, इस पॉइंट पे टाइम आपका 0 होगा, जहाँ पे ये आपका ओरिजिन बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस मिल रहा है, ये आपके पास टाइम यहाँ पे 0 है। इस हिसाब से जो आपका कर्व है, तो आपका टेंजेंट पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और जब हम उस टेंजेंट पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे, तो हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, वैल्यूज कैसे आएंगी, हमारा y2 ये रहा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये नीचे वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट से x1 आ गया। ठीक है, x1 हमने कितना लिया है, 60 लिया है हमारा, सॉरी, ये हमारे पास x2 आ गया, और x1 ये हमारा पहला पॉइंट 1 है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट नीचे जो है ये 2 है। तो x2 हमारे पास 60 आया है और x1 हमारा था 0। इसी तरह y2 हमारे पास कितना आएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। इसी तरह y1 हमारे पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 और x1 हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसी तरह y2 माइनस y1 करें, x2 माइनस x1 करें, y2 माइनस y1 करेंगे, तो आपके पास अमाउंट बन रही होगी कंसंट्रेशन की 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, और आपके पास टाइम 60 सेकेंड्स आ रहा होगा, 60 माइनस 0 60 आ गया। तो इसको आप फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास टोटल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा एट पर्टिकुलर टाइम, यानी टाइम जब 0 हो। रेट कांस्टेंट एंड रेट एक्सप्रेशन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी डेरिवेशन क्या है वो देख लेते हैं। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए प्लस बी है, एक अपनी इमेजिनरी रिएक्शन हमने कंसिडर करा है। अब उस इमेजिनरी रिएक्शन में हमने ये कहा कि ए प्लस बी मिलके बना रहा है सी प्लस डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो आपका
लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम देखें, जो हमारा रेट है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, यानी जो आपका रेट डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अब जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं तो उसकी जगह dx/dt लिखते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को। और आपके पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो चैप्टर नंबर 6 में मैंने डिटेल में बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अल्फा जब साइन हटता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब ये साइन हटेगा तो आपके पास एक कांस्टेंट आके लगेगा। ये कांस्टेंट आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है dx/dt इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, ये कहलाती है आपके पास रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, और हमें पेपर्स में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन लिख के दें या उसके रिलेटेड रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके दें। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम आगे देखते हैं अभी। ओके, रेट कांस्टेंट, न्यूमेरिकल से पहले हम रेट कांस्टेंट देख लेते हैं। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, इट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रेशियो है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx/dt डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक है, उसको अरेंज करके लिखते हैं इक्वेशन को, आपके पास रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? When pressure and temperature both are specified and the concentration of reactant is unity, the rate constant is known as specific rate constant. Specific rate constant में आपके पास ये है कि जब pressure और temperature आपको पता हो और concentration जो reactant की जो है वो unity रखी जाए। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उसको हम 1 रख दें, उस पर जो आपके पास वेलोसिटी आएगी या रेट आएगा किसी भी रिएक्शन का, वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, यानी dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a और b के। अब इन a और b में हम क्या करें? सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और हमारे पास रेट कांस्टेंट लगेगा। और जब हम इन कंसंट्रेशन 1 यानी यूनिटी रख देंगे अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डेफिनेशन, which is when pressure and temperature both are specified and the concentration of reactant is unity। ठीक है, जब हम इसको यूनिटी रख देंगे तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट निकल के आएगा वो सिंपली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है के की? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रेट कांस्टेंट की, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इसकी एक अपनी वैल्यू होती है के की। टेम्परेचर चेंज होगा, वैल्यू ऑफ के भी चेंज होती जाएगी साथ के साथ। इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर से वेरी कर रही है। इट्स वैल्यू एट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ एनी और मोर रिएक्टेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर को हम चेंज करें या नहीं करें, हम कंसंट्रेशन चेंज करते जाएं, कुछ भी करें, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के की वैल्यू के ऊपर कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे और बाकी के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.